अब आज की वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले आप नितिन गडकरी जी का ये बयान सुनिए। मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। अब बयान सुन के आपको ये समझ आ गया होगा कि गडकरी जी डीजल कार्स को लेके काफी ज्यादा नाखुश हैं और वो नहीं चाहते कि इस देश में डीजल कार्स रहें। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। इस देश में प्रदूषण करने वाली हर वो चीज खत्म की जा सके, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस देश में जो चीजें सच में प्रदूषण कर रही हैं उन पर कोई बात भी कर रहा है? देखिए, अपना मुद्दा है ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, कार से रिलेटेड। तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्स को लेके जो ये BS7 या फिर कहें यूरो 7 नॉर्म्स आने वाले हैं, ये कितने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं हमारी डीज़ल कार्स के लिए। मैं आपको सच बताऊं तो टेक्निकली डीज़ल कार्स जो हैं वो बननी ही बंद हो जाएंगी अगर BS7 आएगा तो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम आज बात करेंगे BS6 वर्सेस BS7 एमिशन नॉर्म्स के बारे में। फिर हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर है और इलेक्ट्रिक कार्स, सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक कार्स जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी हैं, वो सच में कितनी अच्छी हैं। और डीजल को बैन करके जो हम प्रदूषण कम करना चाहते हैं और बिजली की कारों को बढ़ा के प्रदूषण जो कम करना चाहते हैं, वो सच में कितना कारगर साबित होने वाला है। साथ ही साथ इस बात पर भी थोड़ा सा दबाव डालेंगे कि डीजल कार्स की जो 10 साल की स्क्रैपिंग पॉलिसी है या फिर कहें पेट्रोल कार्स की जो 15 साल की है, वो कितनी सच में कारगर है। क्या उसके लिए हमें कोई सुविधाएं मिलेंगी या सिर्फ नियम पे नियम बना दिए जाएंगे और कूड़े के भाव हमारी कार्स बिकेंगी, चाहे वो कितनी भी ज्यादा मेंटेन्ड हो। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। अब आज की जो ये वीडियो है ना, हो सकता है बहुत से लोगों के है ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दे दे। मैं चाहूंगा कि दिक्कत ना हो, इसको वो लोग स्पोर्टिंगली लें। और मैं चाहूंगा कि डीजल कार्स जो फैंस हैं डीजल कार्स के, उनके लिए भी सरकार थोड़ा बहुत सोचे। शुरुआत करते हैं इस बात से कि इस देश में जब भी हम कोई कार लेते हैं तो हम उसमें मिनिमम 29% टैक्स देते हैं, क्योंकि वो 28% GST स्लैब में आती ही आती है। कार्स 28% में आ रही हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है और लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसे देने होंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर मैं पुराने टैक्स रेजीम की बात करूं GST से पहले की, तो जो अपनी फॉर्च्यूनर का अगर हम एग्जांपल लें तो लगभग उसमें 49.5% टैक्स लगता था। मतलब वैट वैट जो भी लगता था, वो सारा मिला के 49.5% होता था। अब GST का जो ये नया नियम आया, इससे फॉर्च्यूनर पे लगने वाला जो टैक्स था वो सिर्फ 28% ही रह गया। अब इससे जो है सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने ये दिमाग लगाया कि हम इस पर सेस भी लगाएंगे, अर्थात उपकर भी लगाएंगे, जिससे वो टैक्स जो है वो लगभग 50% ही पहुंच गया। आप फॉर्च्यूनर लेने जाइए, एक शोरूम कीमतों पर 28% GST लगता है प्लस 22% सेस लगता है। मतलब आप 50% एक शोरूम कीमत में टैक्स ही दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम रोड टैक्स देते हैं, TCS देते हैं, काउ सेस देते हैं, स्वच्छ भारत सेस देते हैं और पता नहीं क्या क्या देते हैं। लास्ट में हम टोल टैक्स भी देते हैं। तो मतलब पूरी गाड़ी जो हम खरीदते हैं वो टैक्स से लेके टैक्स तक में ही घूमती रहती है। मुद्दा ये नहीं है, इसकी बात कभी और करेंगे। आज बात करते हैं BS6 वर्सेस BS7। अगर BS6 नॉर्म्स की बात करूं तो ये 2020 में लागू हुए थे, जिनके तहत डीजल कारों को नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के एमिशंस पे कंट्रोल करना था। नाइट्रोजन ऑक्साइड 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर और पार्टिकुलेट मैटर 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। लेकिन BS7 में ये सीमाएं जो हैं और ज़्यादा सख्त होने वाली हैं। इसकी वजह से कार निर्माताओं को सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जैसी महंगी तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसकी वजह से आपकी कार की कीमत और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है आप डीजल कार ले ही ना, या फिर कंपनियां इन्हें बनाना ही बंद कर दें। अब BS7 नॉर्म्स का जो इफेक्ट है वो स्मॉल व्हीकल्स या मीडियम कैटेगरी की जो डीजल कार्स हैं उन पे पड़ेगा। इससे आपके कार की कीमतें बढ़ेंगी और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाएगा। इसके चलते ग्राहक पेट्रोल या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे धीरे धीरे डीजल कारों का बाजार समाप्त हो सकता है। इस प्रकार BS7 नॉर्म्स डीजल कार्स के अस्तित्व को लेकर बहुत बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं कोयले वर्सेस डीजल की। देखिए, कोयला जो है हमारे यहाँ बिजली बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देश में अभी भी 70% बिजली जो है, 70% बिजली जो है
वो कोयले से बनाई जाती है। और आपको मैं कमाल की बात बताता हूं कि कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 24 से 30 किलो जूल पर किलोग्राम है। वहीं डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लगभग 45 किलो जूल पर किलोग्राम है। मतलब जितनी एनर्जी 1 किलो डीजल जला के हमें मिलेगी, उतनी ही एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें 1.5 किलो से ज्यादा कोयला जलाना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, डीजल में जो कार्बन एमिशंस हैं वो 2.68 किलोग्राम पर केजी होते हैं और कोयले में ये कार्बन एमिशंस जो हैं वो 2.93 किलोग्राम पर केजी होते हैं। उसके अलावा कोयला जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी और बहुत सारे भारी मेटल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी एयर क्वालिटी और ज़्यादा खराब होती है। उसके बाद आपकी पानी की क्वालिटी खराब होती है। लेकिन मेरी समझ ये नहीं आता कि डीजल कार्स कैसे हानिकारक हैं। अब मैं यहाँ कोयले की बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप बिजली की कारें लेंगे तो उसे चार्ज करने के लिए ज़्यादा बिजली चाहिए होगी और उस बिजली को बनाने के लिए 70% केसेस में आप क्या जलाने वाले हैं, आप बताइए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है डीजल कार्स को बैन करना शायद कोई एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, शायद कोई बहुत बड़ी एक साजिश है जिसके तहत ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जा रही हैं। मैं बताता हूं क्यों। आप जितने भी भारी मालवाहक ट्रक हैं वो देखेंगे, अगर वो इंटरस्टेट चलते हैं तो ज़्यादातर केसेस में वो डीजल होंगे, क्योंकि सीएनजी मैं आपको बता दूं तो महानगरों में ही है और वो भी बहुत चुनिंदा महानगरों में। तो सारे जितने भी हैवी मालवाहक ट्रक हैं वो डीजल पे ही चलते हैं। उसके बाद इस देश में अभी भी बहुत सारे लोकोमोटिव्स या मैं कहूँ ट्रेन के इंजन जो हैं वो डीजल से ही चलते हैं। तो मेरी समझ ये नहीं आ रहा कि खाली इन पेट्रोल कार्स पे जिनमें ऑलरेडी डीपीएफ, कैटालिटिक कन्वर्टर जैसी टेक्नोलॉजी लगाई हुई होती है, सिर्फ इन्हीं पे टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर ये कॉन्स्पिरेसी या साजिश नहीं है तो क्या है, आप मुझे बताइए कमेंट में। अब ये साजिश कर कौन रहा है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन बस आप ये मान के चलिए कि कोई ना कोई तो है जिसको इससे फायदा होने वाला है और इसलिए ये सारी चीजें जो हैं वो प्लान की जा रही हैं। बात करते हैं ईवीज की। क्या ये सच में एक ग्रीन रेवोल्यूशन है? क्या ये सच में हमारा एक फ्यूचर है? अब ईवीज को एक हरित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इनके उत्पादन और उपयोग में भी कई समस्याएं हैं। सबसे पहली है लिथियम माइनिंग। लिथियम का जो माइनिंग है वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। 1 टन लिथियम निकालने के लिए 5 लाख गैलन पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा चैलेंज है ईवी बैटरीज का डिस्पोजिशन। ईवी बैटरियों का जो जीवन है वो सीमित होता है और इनमें भारी मात्रा में धातु और केमिकल्स होते हैं, जिनके कारण इन्हें डिस्पोज करना एक बड़ी समस्या होने वाली है। अभी देश में 5% ईवीज हैं, आगे सोचिए अगर 90% होंगी तो इनको डिस्पोज करना आज से 7-8 साल बाद कितना मुश्किल होगा। तीसरी चीज, ईवीज को चार्ज करने के लिए हमें बिजली चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, और बिजली इस देश में 70% केसेस में कोयले को जला के ही बनती है। तो आप बताइए कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, कौन सी चीज सही है? और बात करूं इनके कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, तो आप भी जानते हैं कि अगर आपका रन ज्यादा नहीं है तो ईवीज आपके लिए कहीं से भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आप अपफ्रंट इन्हें खरीदने के लिए ज्यादा कॉस्ट देते हैं, उसके बाद आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी दुखी रहने वाले हैं। लंबी दूरियां आप इनसे जल्दी तय नहीं कर सकते। हर चीज में आपको प्लानिंग करनी होगी यार, ऑफिस में प्लानिंग, घर में प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई में प्लानिंग, शादी की प्लानिंग। अब मैं कहीं ट्रिप पे जा रहा हूं सुकून से तो उसके लिए भी मैं प्लानिंग करूं। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूजलेस हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो अभी भी हर यूज केस के लिए सही नहीं है। और इस वीडियो के आखिरी मुद्दे की बात करता हूं, वो है इस देश में स्क्रैपिंग पॉलिसी। आप भी जानते हैं कि पेट्रोल कार पे लाइफ जो है वो 15 साल की दी जाती है और डीजल कार्स पे वो 10 साल की होती है। अब आप उसमें चाहे अपनी गाड़ी को एकदम लड़िया या फिर मैं कहूं बैलगाड़ी की तरह चलाइए बिना मेंटेन करे, या फिर आप एकदम उसे टिप टॉप रखिए और एकदम इज्जत से चलाइए, टाइम पे सर्विस कराइए, आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो 15 या 10 साल ही रहने वाली है, डिपेंडिंग ऑन पेट्रोल या डीजल। ये कहाँ का इंसाफ है? चलिए, उसके बाद अगर मैं उसे स्क्रैप करने जाऊं तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के नाम पे इस देश में ना के बराबर सुविधाएं हैं। मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने इतने सारे टैक्सेस दिए, उसके बाद अगर मैं अपनी गाड़ी को जबरन अगर मुझे स्क्रैप भी करना पड़ रहा है तो मुझे कूड़े के भाव में उसे बेचना पड़ रहा है। ये कौन सी पॉलिसी है, मुझे समझ नहीं आई भाई साहब। अगर आप नियम बना रहे हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नियम को फॉलो कैसे करना है। उसके साथ साथ जनता को और सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बस बोला कि मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बनना कैसे है पहले वो तो सिखाओ। बस कोई कहीं से भी पढ़ के आता है, अपने आप को आईएएस पीसीएस समझता है और आके अपने थॉट्स जो है हमारे दिमाग पर इंपोज कर देता है। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि अगर सच में हमें पर्यावरण की चिंता है तो हमें यमुना को क्लीन करने की जरूरत है, जिसका पानी काला हुआ पड़ा है नोएडा और दिल्ली के गटरों से। हमें उन छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करने की जरूरत है जो इतना पानी बर्बाद करती हैं मग्गा, बाल्टी, कप, लोटा बनाने में। होंडा, मारुति, टाटा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो एक बूंद पानी को भी जाया नहीं जाने देते, उसे रिफाइन करते हैं, उन पर अपने थॉट्स इंपोज करने के पहले हमें सोचने की जरूरत है कि हमें नीचे डाउन द लेवल क्या करना है। उन लोगों को रोकने की जरूरत है जो खड़े होकर सड़कों पर पेशाब करते हैं। उन लोगों को रोकने की जरूरत है जो कहीं पे भी इधर उधर स्मोक करते हैं, कहीं पे भी थूकते हैं, गाड़ियों में बैठ के ड्रिंक करते हैं। जिन चीजों पर हमें सच में काम करने की जरूरत है ना, समस्या यह है कि वहां कोई काम नहीं हो रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एज अ व्यूअर मैं आपसे कमेंट में यह जानना चाहूंगा कि ये जो चीजें हो रही हैं डीजल कार्स को लेके, क्या आपको लगता है कि ये सही है? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे बताइएगा अपने रीजंस के साथ कि इसलिए सही है। अगर ना तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।